गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को सोशल स्टडी के अंतर्गत इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स से रिलेटेड टॉपिक्स पर चर्चा कर रहा हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मुद्रा के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ मनी। तो आइए हम चर्चा करते हैं मुद्रा के वर्गीकरण। देखिए, मुद्रा के वर्गीकरण या मुद्रा के प्रकार दोनों एक ही चीज़ है। यदि मुद्रा के प्रकार पूछता है तब पर भी आपको यही लिखना है, और यदि मुद्रा का वर्गीकरण पूछता है तब भी दोनों एक ही है, ठीक ना। अर्थात मुद्रा के जो प्रकार हैं, यदि पूछा जाए तो मुद्रा को कई वर्गों में डिवाइड किया गया है, उस आधार पर इसके प्रकार को अलग अलग प्रकार के रूप में लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मुद्रा का वर्गीकरण कहें या मुद्रा के प्रकार, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो मुद्रा के वर्गीकरण की बात करें तो देखिए, यहाँ मुख्य रूप से हमने मुद्रा को, देखिए यहाँ पर 5 वर्गों में हमने इसको डिवाइड किया है। जिसमें पहला वर्ग है प्रकृति के आधार पर मुद्रा, दूसरा है वैधानिक मान्यता के आधार पर मुद्रा, तीसरा है पदार्थ के आधार पर मुद्रा, चौथा है मांग के आधार पर मुद्रा, और 5वां है ब्याज या कीमत के आधार पर मुद्रा, ठीक है। आइए हम इन सारे वर्गीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रकृति के आधार पर मुद्रा। प्रकृति के आधार पर मुद्रा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है वास्तविक मुद्रा और दूसरा है हिसाब या लेखे की मुद्रा। तो आइए चर्चा करते हैं वास्तविक मुद्रा क्या होता है। वास्तविक मुद्रा, जिसको हम रियल मनी कहते हैं, देश में समस्त लेन देन जिस मुद्रा में होता है वो क्या कहलाता है? वास्तविक मुद्रा कहलाता है। अर्थात चलन में जो मुद्रा विद्यमान है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक मुद्रा कहते हैं। अर्थात देश के जितने भी नागरिक हैं, सभी लोग वस्तुओं सेवाओं का जो लेन देन करते हैं, जो भुगतान करते हैं, पेमेंट करते हैं, जिस मुद्रा में करते हैं उसी मुद्रा को हम क्या कहते हैं? वास्तविक मुद्रा कहते हैं, रियल मनी कहते हैं। बात क्लियर हो गई? हिसाब या लेखे की मुद्रा क्या होती है? हिसाब या लेखे की मुद्रा ऐसी मुद्रा जो सरकार अपने लेखे जोखे के लिए प्रयोग करती है। सरकार अपने लेखे जोखे में जिस मुद्रा का प्रयोग करती है उसी को क्या कहते हैं हम? हिसाब की मुद्रा या लेखे की मुद्रा कहते हैं। हिसाब की जो मुद्रा है ये सरकार के ऊपर डिपेंड है कि सरकार का लेखा जोखा किस मुद्रा में है। ज़्यादातर क्या होता है कि सरकारें जो है अपना हिसाब किताब वास्तविक मुद्रा में ही रखती है, यानी उसी मुद्रा में रखती है जो चलन में मुद्रा हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा क्या होती है? एक ही हो जाती है। और यदि सरकार जो है वास्तविक मुद्रा, चलन में जो मुद्रा है वो दूसरी चल रही है और हिसाब किताब जो है किसी दूसरे मुद्रा में कर रही है, तो ऐसी स्थिति में हिसाब मुद्रा क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। हिसाब मुद्रा को जो है प्रोफेसर किन्स ने लेखे की मुद्रा का नाम दिया। क्लियर? अब हम बात करेंगे सेकंड जो है क्लासिफिकेशन पर। वैधानिक मान्यता के आधार पर मुद्रा को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो वैधानिक मान्यता के आधार पर मुद्रा को 2 वर्गों में, 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है विधि ग्राह्य मुद्रा, दूसरा है ऐच्छिक या साख मुद्रा। अब विधि ग्राह्य मुद्रा क्या होता है? लीगल टेंडर मनी, अर्थात ऐसी मुद्रा जिसे सरकार ने कानूनी मान्यता द्वारा मुद्रा घोषित कर दिया हो, ऐसी मुद्रा को क्या कहते हैं? विधि ग्राह्य मुद्रा कहते हैं। क्योंकि इस मुद्रा में कानूनी शक्ति
वैधानिक शक्ति प्राप्त होती है, सम्मिलित होती है, समाहित होती है। इस मुद्रा को कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था लेने से इनकार नहीं कर सकता। यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था विधिग्राह्य मुद्रा को लेने से इनकार करती है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो क्लियर हो गया कि विधिग्राह्य मुद्रा क्या है। जैसा इसके नाम से ही है, विधिग्राह्य मतलब जिसमें विधि की ग्राह्यता हो, कानून की मान्यता हो। ऐसी मुद्रा को जो कानून की मान्यता हो, है ना, ऐसी मुद्रा क्या कहलाती है? विधिग्राह्य मुद्रा कहलाती है, जिसको सभी लोगों को स्वीकार करना ही होता है कानूनी रूप से। यदि कोई मना कर देगा तो उसके ऊपर क्या होगा? कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्लियर? ऐच्छिक या साख मुद्रा क्या होता है? सामान्यतः ऐच्छिक मुद्रा भी क्या होती है? ये मान्य होती है, लेकिन इस प्रकार की मुद्रा को स्वीकार करना या न स्वीकार करना ये जो है स्वतंत्र होता है, फ्री होता है। यानी लोग, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था इस प्रकार की मुद्रा को स्वीकार कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती है। यदि ये इस तरह की मुद्रा को कोई संस्था स्वीकार करने से मना कर देती है तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती, क्योंकि वह स्वतंत्र होता है इस प्रकार की मुद्रा को स्वीकार करने के लिए या न करने के लिए। ठीक है? जैसे भारत में हम बात करें, ऐच्छिक मुद्रा में आपका जैसे चेक है, बैंक चेक, बैंक ड्राफ्ट, डीडी, ये सब क्या है? ये सब भी मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इससे भी हम क्या करते हैं? भुगतान करते हैं, विनिमय का माध्यम है, वस्तुओं का लेन देन करते हैं, मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस मुद्रा का कानूनी मान्यता नहीं है, अर्थात इस मुद्रा को जो है लोग स्वीकार कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जैसे आप बाजार में जाते हैं और फ्रीज खरीद के लाते हैं, रेफ्रिजरेटर, कूलर खरीद के लाते हैं, कोई भी सामान खरीद के लाते हैं, और उसको खरीदने के लिए आप क्या करते हैं कि उसको पेमेंट के लिए आप चेक देते हैं। यदि वो चेक लेने के लिए जो है वो स्वीकार कर लेता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है, बोलता है मुझे, मैं चेक से जो है आपका पेमेंट नहीं लूँगा, मुझको कैश पेमेंट करिए या किसी अन्य माध्यम से करिए, तो ऐसी स्थिति में वो आपका चेक लेने से मना कर सकता है। तो आप उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो चेक जो है वो क्या है? ऐच्छिक मुद्रा है या साख मुद्रा है। इसको स्वीकार करना कोई प्रतिबंधित नहीं है। ठीक? क्लियर हो गया? आगे हम चलते हैं तीसरे वर्गीकरण की तरफ। पदार्थ के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। तो पदार्थ के आधार पर जो मुद्रा है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका वस्तु मुद्रा, दूसरा है आपका धातु मुद्रा, तीसरा है आपका पत्र मुद्रा। वस्तु मुद्रा क्या है? पहले इस पर हम चर्चा करते हैं। कमोडिटी मनी क्या है? तो प्राचीन काल में जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, धातुओं का आविष्कार नहीं हुआ था, तो ऐसी स्थिति में समस्त लेन देन, समस्त विनिमय प्रणाली क्या थी? वह वस्तु विनिमय प्रणाली थी। अर्थात वस्तुओं का लेन देन वस्तुओं से ही होता था। जैसे हमको कोई वस्तु खरीदनी है, हमको मान लीजिए गेहूं खरीदना है, तो गेहूं के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास ज्वार है या बाजरा है, जो भी अनाज है, उसको देकर उससे हम गेहूं खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। या कोई हमारे पास पशु है, गाय है, बकरी है, भैंस है, इसको भी हम मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे, इसको भी हम देकर कोई दूसरी वस्तु खरीद सकते थे। तो इस प्रकार से जो है वस्तुओं का जो लेन देन होता था, जो विनिमय होता था, विनिमय का जो माध्यम था वह वस्तु ही था, इसलिए वह वस्तु विनिमय प्रणाली थी। और चूंकि वस्तुओं का प्रयोग जो है मुद्रा के रूप में किया जाता था, इसलिए उसको हम वस्तु मुद्रा बोल सकते हैं। तो ये सिस्टम था प्राचीन काल में। वस्तु विनिमय प्रणाली के समय वस्तु मुद्रा जो है ये इसका चलन था। ठीक है?
लेकिन इस वस्तु मुद्रा में जो है तमाम तरह की परेशानी, तमाम तरह की कठिनाइयाँ थी। जैसे मूल्य का मापन, जिस वस्तु को हम लेने जा रहे हैं उस वस्तु का मूल्य क्या है, उस वस्तु के बदले जो हम वस्तु दे रहे हैं उस वस्तु का मूल्य क्या है। जब तक दोनों वस्तु का मूल्य हमको नहीं पता है तो कितनी मात्रा में हम लें तो कितनी मात्रा में दें, है ना, बिना मूल्य मापे जो है कितनी मात्रा में हम उसको लेन देन करें, समस्या थी, लेन देन में भी असुविधा थी। तो ये जितनी भी समस्याएं थी, इन सारी समस्याओं को जो है दूर करने के लिए जब धातुओं का खोज किया गया तब जो है धातु मुद्रा चलन में आई, धातु मुद्रा का चलन हुआ। अब धातु मुद्रा जब चलन में आया तो धातुओं का जो है मुद्रा प्रयोग किया जाने लगा, क्वाइन बनने लगा, सिक्के बनने लगे। जो बहुमूल्य धातुएं थे जैसे सोना है, चांदी है, ये बहुमूल्य धातुओं का जो है प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाने लगा। जब मुद्रा का प्रयोग किया जाने लगा तो उससे क्या हुआ, अब उससे जो है हमारा विनिमय आसान हो गया, मूल्य मापन आसान हो गया। अब हम आसानी से क्या करते थे, अपना लेन देन विनिमय करते थे। तो ये धातु मुद्रा का मतलब क्या हुआ कि ऐसी मुद्रा जो किसी विशेष धातु से बनी हुई हो और मुद्रा के रूप में कार्य कर रही हो, उसको हम क्या कहते हैं, धातु मुद्रा कहते हैं। धातु मुद्रा जो है मेटेलिक जो मनी होता है, ये इसको हम यहाँ पे दो तरह से इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। एक जो है प्रामाणिक मुद्रा और एक सांकेतिक मुद्रा। तो प्रामाणिक मुद्रा क्या है, स्टैंडर्ड मनी क्या है। तो प्रामाणिक मुद्रा का मतलब ये होता है कि इसको हम प्रामाणिक सिक्के भी बोल सकते हैं, ठीक है, चूंकि ये क्या होते हैं, एक प्रकार से सिक्के होते हैं, धातु के बने हुए होते हैं। तो धातु के बने हुए सिक्के, इसका जो है इस सिक्के को बनाने में कितनी मात्रा में धातु का प्रयोग किया गया, कितने शुद्ध धातु का प्रयोग किया गया, यानी धातु की क्वालिटी एंड क्वांटिटी के आधार पर वैल्यू ऑफ मेटल, धातु का मूल्य क्या है, मुद्रा का मूल्य क्या है, वास्तविक मूल्य क्या है इसकी, है ना। और एक होता है इस पर जो प्रिंटेड है, इस पर जो लिखा हुआ है, मान लीजिए 1 2 3 जो भी लिखा है, मान लीजिए 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा है ना, अंकित मूल्य। दो चीजें हो गई, एक तो इसका वास्तविक मूल्य और एक जो उसमें छपा हुआ है, लिखा हुआ है, वो मूल्य, दो मूल्य हो गए। तो प्रामाणिक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसमें वास्तविक मूल्य और अंकित मूल्य दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी जितनी क्वालिटी एंड क्वांटिटी द्वारा जितने मूल्य का धातु उस सिक्के को बनाने में लगा हुआ है, उतना ही उस सिक्के का अंकित मूल्य भी है, यानी उतना ही मूल्य उसमें छपा भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसका अंकित मूल्य और वास्तविक मूल्य जो है ना, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इस तरह की मुद्रा को क्या कहते हैं हम, प्रामाणिक मुद्रा कहते हैं। इस तरह की मुद्रा में लोगों का विश्वास अधिक होता है, क्योंकि विषम परिस्थिति में क्या होता है कि भाई जितनी जो है धातु है, जितनी मात्रा में क्वांटिटी एंड क्वालिटी में, उतना उसमें प्रिंट भी है। जो प्रिंट हम लेके चल रहे हैं, जिस मूल्य की हम बात कर रहे हैं लेन देन में, वही मूल्य वास्तव में उस सिक्के में है, तो इसलिए उसमें विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये प्रामाणिक मुद्रा कहलाता है। क्लियर। सांकेतिक मुद्रा क्या होता है, टोकन मनी। सांकेतिक मुद्रा का मतलब ये होता है कि यहां पर जो मुद्रा होती है, इसका जो वास्तविक मूल्य होता है और जो अंकित मूल्य होता है, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, यहां पर जो अंकित मूल्य होता है उसके वास्तविक मूल्य से क्या होता है, अधिक होता है, या फिर कह लीजिए कि उसका वास्तविक मूल्य अंकित मूल्य से क्या होता है, कम होता है। अर्थात जैसे यहाँ पर 1 रुपये के बराबर जो है यहाँ पर छपा हुआ है 1 रुपया, 1 रुपये का सिक्का है,
लेकिन 1 रुपए का जो सिक्का है इसमें जो धातु लगी हुई है, धातु की जो मात्रा है, जो उसकी क्वालिटी है, या उसका वास्तविक मूल्य देखा जाए तो 1 रुपए के बराबर नहीं है। वो मान लीजिए 50 पैसे के बराबर ही है, 25 पैसे के बराबर है, 75 पैसे के बराबर है, लेकिन 1 रुपए के बराबर नहीं है। मतलब 1 रुपए से क्या है, वो कम है। तो वास्तविक मूल्य क्या होता है, इसमें कम होता है, जबकि अंकित मूल्य क्या होता है, इसमें अधिक होता है। तो इस प्रकार का जो मुद्रा होता है इसको हम क्या कहते हैं, सांकेतिक मुद्रा या टोकन मनी कहते हैं। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। पत्र मुद्रा या पेपर मनी। वर्तमान युग पत्र मुद्रा का युग है, क्योंकि धातु मुद्रा में क्या हुआ, तमाम कठिनाइयां हुई, इसमें भी तमाम कठिनाइयां आने लगी। तमाम कठिनाइयां का मतलब ये हुआ कि जब हमको हमारा जो ट्रांजैक्शन जब बढ़ा, लेन देन बढ़ा, विनिमय हमारा बढ़ा, तो अधिक लेन देन में क्या हुआ कि हमको जो है अधिक मूल्य की वस्तु खरीदनी है, अधिक मात्रा में वस्तुओं को खरीदनी है, तो उसके भुगतान के लिए हमको जब धातु मुद्रा के रूप में जब उसका भुगतान करते थे तो उसको गिनने में समय लगता था, उसको ले आने ले जाने में समय लगता था, जगह ज़्यादा लेती थी, है ना, तमाम कमियां थी। इन कमियों को दूर करने के लिए जो है पत्र मुद्रा का आविष्कार किया गया। पत्र मुद्रा क्या था, एक विशेष प्रकार का क्या होता है, ये आपका प्रतिज्ञा पत्र होता है। पत्र मुद्रा क्या है, एक कागज का बना हुआ एक विशेष प्रकार का क्या होता है, प्रतिज्ञा पत्र होता है, जिसमें मुद्रा निर्गमन अधिकारी अर्थात केंद्रीय बैंक या फिर केंद्र सरकार द्वारा जो है क्या किया जाता है, मुद्रा, जितना मुद्रा उसमें अंकित रहता है उतना मुद्रा के बराबर मूल्य देने का क्या किया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है, वचन दिया जाता है। कोई आपके पास देखिए, आपके पर्स में क्या होंगे, नोट होंगे, तो जो भी नोट होंगे, मान लीजिए 100 रुपए के नोट हैं, ये जो 100 रुपए का नोट है, कागज का एक विशेष प्रकार के कागज का बना हुआ ये नोट है, जिसका चलन है हमारे देश में रुपया। हमारे यहाँ कौन सी मुद्रा चलती है, रुपया, जिसका सिंबल क्या है इस तरीके से। तो 100 रुपये का नोट है, इसका मतलब है ये 100 रुपये का जो कागज का नोट है, ये 100 रुपये मूल्य के बराबर जो है ये सामान को, वस्तुओं को खरीद सकता है, इसकी ये क्षमता है। ठीक है, लेकिन क्या इसका ये वास्तविक मूल्य भी है, तो वास्तविक मूल्य तो है नहीं इसका, ये तो कागज का टुकड़ा है। अभी पिछले जो है वर्षों में क्या हुआ था, विमुद्रीकरण हुआ था। विमुद्रीकरण जिसको हम नोटबंदी के नाम से जानते हैं, उसमें क्या हुआ, उसमें जो है 500 रुपये, पुराने जो 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट चल रहे थे, उसको जो है उसका जो लीगल टेंडर था उसको रद्द कर दिया गया, कानूनी मान्यता निरस्त कर दी गई। कानूनी मान्यता निरस्त करने के बाद क्या हो गया, अब वो कागज का टुकड़ा हो गया। हालांकि सरकार ने चूंकि प्रॉमिस किया था, आप देखिए नोट में लिखा रहता है कि मैं धारक को 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये जो भी लिखा है इतना रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। नीचे जो है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है RBI गवर्नर का सिग्नेचर रहता है, ऊपर लिखा रहता है भारतीय केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, अर्थात केंद्र सरकार द्वारा जो है गारंटेड रहता है। तो सरकार द्वारा गारंटेड है, मैंने आपको बताया ना कि ये क्या है, एक वचन पत्र होता है जिसमें सरकार क्या करती है, ये आपसे वादा करती है, प्रॉमिस करती है कि मैं आपको इतने मूल्य के बराबर जो है भुगतान करूंगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसी को जो है, इस रुपए को हम वास्तविक मूल्य, वास्तविक मुद्रा के रूप में हम क्या करते हैं, चलन में ये खूब बढ़िया प्रयोग करते हैं, लेन देन करते रहते हैं, है ना, जबकि इसका वास्तविक मूल्य कुछ भी नहीं है। तो सरकार ने जब इसको लीगल टेंडर निरस्त कर दिया, तो इसके बाद पुराने 500 का नोट आप अभी अगर आपके पास हो तो किसी को दीजिए तो कोई नहीं लेगा, 1000 का नोट है किसी को दीजिए नहीं लेगा, क्योंकि अब इस रुपए का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये लीगल टेंडर मनी है ना। इसका जो है
सरकार द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त रहता है, इसलिए चलन में रहता है। ठीक है, ये सुविधा के लिए, आसानी से लेन देन के लिए होता है ना, तमाम इसमें जो है अच्छाइयाँ हैं, इसलिए जो है ये चलन में है। अब जो पत्र मुद्रा होता है, इसको भी जो हम कई प्रकार से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। इसमें आप देखिए प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनीय पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा और प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा क्या होता है? प्रतिनिधि पत्र मुद्रा का मतलब ये होता है कि सरकार जो है जो नोट छापती है, जो नोट का निर्गमन करती है, उसके बदले में जितने मूल्य वर्ग का नोट वो जो है छापती है, जितने चलन में मुद्रा छापती है या चलन में रखती है, उतने के बराबर वह अपने पास बहुमूल्य धातु, मान लीजिए सोना है ना, स्वर्ण या अन्य बहुमूल्य धातुओं को क्या करती है? रिजर्व के रूप में रखती है। तो जितने मूल्य के बराबर वो रिजर्व में रखती है, उतने मूल्य के बराबर ही नोट को जो है यहाँ पर रुपए को निर्गमित करती है। ये प्रतिनिधि पत्र मुद्रा इसलिए कहा जाता है चूंकि वास्तविक मुद्रा तो यही है, वास्तविक धातु यही है, मूल्य विशेष रूप जो स्वर्ण है, बहुमूल्य धातु है, उसी का वास्तविक मूल्य होता है। कागज के टुकड़े में तो कोई वास्तविक मूल्य है नहीं। तो इस मूल्य के प्रतिनिधि के रूप में जो है सरकार ने क्या किया कि नोटों को चलाना शुरू कर दिया। इससे होता है ना, आप कहीं जाते नहीं तो आप अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी दूसरे को भेज देते हैं, तो जो जाता है वो क्या होता है, वो जो है आपके जगह जाता है ना, तो आपके निमंत्रण पे जाता है, तो आपका क्या है, वो प्रतिनिधि होता है। ज़्यादातर बड़े लोगों के बीच में ऐसा होता है, उनके पास समय नहीं होता है ना, तो ये प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा बोला जाता है कि जितने मूल्य के बराबर, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, मान लीजिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मूल्य के बराबर जो है नोट चलन में है, तो इसका मतलब है कि 1 लाख रुपए मूल्य के बराबर सरकार के पास क्या है, केंद्रीय बैंक के पास रिजर्व बहुमूल्य धातु भी है। जितना रिजर्व बहुमूल्य धातु है उतने के बराबर ही मुद्रा चलन में होता है। इसी को कहते हैं प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। ये बहुत ही विश्वसनीय होता है, बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इसमें कमी क्या है कि इसमें जो है आपका फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, इसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और ये विशेष रूप से जो पिछड़े हुए देश हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वैसे ही गरीबी इतनी ज़्यादा होती है, वहाँ पे बहुमूल्य धातुओं की कमी होती है, तो ऐसी स्थिति में इस पत्र मुद्रा का प्रयोग वहाँ पे नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है दूसरा परिवर्तनीय पत्र मुद्रा। यहाँ पर क्या स्थिति होती है, यहाँ पे होता क्या है, अच्छा यहाँ पर क्या होता है, सरकार जो है सरकार गारंटी देती है कि आप इस नोट को लीजिए और जब आप इसको हमें वापस करेंगे तो इतने के बराबर, इतने मूल्य वर्ग के बराबर जो है हम आपको क्या करेंगे, बहुमूल्य धातु वापस कर देंगे। तो इसमें पूरा परिवर्तन ही होता है, ये जितना मूल्य है क्या होता है, परिवर्तन ही होता है, पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है। सरकार, जनता भी क्या होता है, पूरा तरह से जो विश्वस्त होती है, उसे पूरा विश्वास होता है कि हमें इससे कोई खतरा नहीं है। जब भी हम इस नोट को वापस करेंगे सरकार इसके बदले हमको क्या करेगी, बहुमूल्य धातु वापस करेगी। परिवर्तनीय पत्र मुद्रा जो है ये भी प्रतिनिधि पत्र मुद्रा का ही एक सुधरा हुआ रूप है। सुधरा हुआ रूप इसलिए हम कहेंगे क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी सरकार क्या करती है, जो भी नोट छापती है, नोट का निर्गमन करती है, उसके बदले में बहुमूल्य धातुओं को रिजर्व रखती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो रिजर्व रखती है बहुमूल्य धातुओं को, उससे अधिक मात्रा में क्या करती है, रुपए का सृजन करती है, नोट का निर्गमन करती है। मान लीजिए 1 लाख रुपए के बराबर उसके पास रिजर्व है, तो वह 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए के बराबर क्या करती है, नोट छाप देती है। इसमें अच्छाई क्या है, अच्छाई यह है कि यहाँ पर जो है हम अपने मुद्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो हमारा रिजर्व है उससे हम मुद्रा को कम या अधिक कर सकते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये इसमें अच्छाई है। लेकिन इसकी अपेक्षा इसमें विश्वसनीयता थोड़ा कम रहता है। लेकिन
लोगों में फिर भी विश्वास रहता है, क्योंकि ये क्या है, ये परिवर्तनीय पत्र मुद्रा है। यहाँ पर भी सरकार क्या करती है, लोगों को गारंटी देती है, विश्वास दिलाती है कि आप जब भी हमको रुपए वापस करेंगे तो हम आपको उतने मूल्य वर्ग के बराबर क्या करेंगे, आपको बहुमूल्य धातु को हम आपको वापस करेंगे। इसलिए यहाँ पर भी जनता क्या होती है, विश्वस्त होती है, उसको विश्वास होता है और आसानी से चलन में मुद्रा चलता रहता है। ठीक है। इसके बाद आता है अपरिवर्तनीय मुद्रा। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा का मतलब होता है कि यहाँ पर सरकार के पास जो है रिजर्व नहीं होता। यहाँ पर सरकार अपने पास कोई रिजर्व नहीं रखती। आरबीआई या केंद्र की जो केंद्रीय बैंक होती है, मुद्रा निर्गमन जो अधिकारी होते हैं, उनके पास कोई भी जो है रिजर्व नहीं होता। बिना किसी रिजर्व के ही क्या करते हैं, ये पत्र मुद्रा को यहाँ पर सृजित करते हैं। ये गरीब देशों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुमूल्य धातुएं नहीं होती हैं, मतलब बहुत कम होती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहाँ पर ये अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा सही होता है। यहाँ पर सरकार जो है आपको जो मूल्य वर्ग का नोट चलन में रहती है, उसके बदले जो है बहुमूल्य धातु देने का कोई प्रॉमिस नहीं करती है। ये जो है बहुत ही कम विश्वसनीय होता है। और इस तरह की जो पत्र मुद्रा होती है, इससे जो है इन्फ्लेशन है ना, मुद्रास्फीति जो है बढ़ने का जो है चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये इसमें कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ हैं। तो इस प्रकार से ये अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा हो गया। आगे लास्ट है यहाँ पे प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। प्रादिष्ट पत्र मुद्रा क्या होता है, यह भी एक प्रकार से अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा की ही तरह होता है, क्योंकि इसमें भी सरकार कोई रिजर्व नहीं रखती अपने पास। और यह विशेष देश की विशेष संकट की परिस्थितियों में जो है इसको जो है निर्गमित किया जाता है। जैसे युद्धकालीन स्थिति देश में हो गई, तो ऐसी स्थिति में जो है प्रादिष्ट पत्र मुद्रा का निर्गमन सरकार करती है। और ये कुछ समय के लिए होती है, जब तक आपका युद्ध है उस समय तक जो है ये प्रादिष्ट मुद्रा पत्र मुद्रा चलती रहती है। ये हर समय के लिए नहीं होता है, जबकि ये सामान्य परिस्थिति के लिए होता है। यहाँ पे जो अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा है ये सामान्य परिस्थितियों के लिए होता है, जबकि ये विषम परिस्थितियों के लिए होता है। संकटकालीन परिस्थितियों के लिए जो है प्रादिष्ट पत्र मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका चौथा वर्गीकरण, मांग के आधार पर मुद्रा। देखिए, मांग के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राएं होती हैं। जो हम विनिमय करते हैं व्यापार के समय, जो हम विनिमय करते हैं, जो मुद्रा का विनिमय दर होता है ना, तो अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राएं होती हैं। तो हर मुद्राओं का क्या होता है, अपना अलग अलग क्या होता है, डिमांड होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जो डिमांड होता है उसके आधार पर हम बात करें तो दो तरह की मुद्राएं होती हैं। एक सुलभ मुद्रा होता है, एक दुर्लभ मुद्रा। सुलभ दुर्लभ इसके नाम से स्पष्ट है। सुलभ मतलब जिसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, दुर्लभ मतलब क्या होता है, जिसको हम कठिनाई से प्राप्त करें। तो सुलभ मुद्रा किसे कहते हैं, ऐसी मुद्रा जिस मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग से क्या होती है, अधिक होती है। जिस देश की मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग से क्या होती है, अधिक होती है, अर्थात मांग क्या होती है, उसकी पूर्ति से कम होती है। तो ऐसी मुद्रा क्या होती है, सरलता से आसानी से जो है प्राप्त हो जाती है। ऐसी मुद्रा को हम क्या कहते हैं, सुलभ मुद्रा कहते हैं। तथा ऐसी मुद्रा जिसकी डिमांड, जिसकी मांग उसकी पूर्ति से क्या होती है, कम होती है ना, ज़्यादा होती है। ऐसी मुद्रा जिसकी मांग उसकी पूर्ति से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऐसी मुद्रा बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होती है, इसलिए ऐसी मुद्रा क्या कहते हैं, हम दुर्लभ मुद्रा कहते हैं, है ना। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे आपका अमेरिकी डॉलर है ना, ये क्या है, ये आपका दुर्लभ मुद्रा है, क्योंकि उसकी डिमांड क्या है, अधिक है। और जैसे हमारा भारतीय रुपया है, इसका जो है डिमांड कम है, इसलिए क्या होता है, आसानी से प्राप्त हो जाता है, इसलिए ये सुलभ मुद्रा होता है। तो इस तरीके से सुलभ और दुर्लभ दो मुद्राएं होती हैं। लास्ट हम बात करते हैं ब्याज या कीमत के आधार पर मुद्रा। ब्याज या कीमत के आधार पर जब मुद्रा की बात करें तो मुद्रा को दो वर्गों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है सस्ती मुद्रा और दूसरा है महंगी मुद्रा।
सस्ती मुद्रा मतलब क्या हुआ कि ऐसी मुद्रा जो कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो उसे हम सस्ती मुद्रा कहते हैं। ऐसी मुद्रा जो अधिक ब्याज दर पर उपलब्ध हो उसको हम क्या कहते हैं, महंगी मुद्रा कहते हैं। कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो, क्योंकि मुद्रा क्या है, मुद्रा का भी एक क्या होता है, रेट होता है। जैसे हर वस्तु की रेट होती है ना, केला लेने गए, सेब लेने गए, चीनी लेने गए, तो हर चीज़ का क्या होता है, एक रेट होता है। उस रेट से आप उस सामान को खरीदते हैं। वैसे ही मार्केट में आपको क्या करना है, आपको जो है मनी मार्केट हो चाहे आपका कैपिटल मार्केट हो, है, जब आप जो है क्या करते हैं, मुद्रा लेने के लिए जाते हैं, अर्थात ऋण लेने के लिए जाते हैं, तो ऋण लेने के लिए जब जाते हैं तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, आपको उस मुद्रा को प्राप्त करने के लिए उसकी कुछ कीमत देनी पड़ती है। कीमत किस रूप में देते हैं, हम ब्याज के रूप में देते हैं। तो वही ब्याज की दर क्या है, यही उसका रेट है, वही उसकी कीमत है। तो जितना हम ब्याज पर, जितने ब्याज पर हम मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं वही उसकी कीमत होगी। यदि अधिक ब्याज देना पड़ता है तो इसका मतलब मुद्रा की कीमत क्या है, अधिक है, अर्थात मुद्रा क्या है, महंगी है। और ब्याज दर कम है तो इसका मतलब क्या है कि हमको कम रुपए देने पड़ेंगे, कम ब्याज देने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि वो मुद्रा क्या है, सस्ती है। तो वही सस्ती और महंगी मुद्रा है। यदि ब्याज दर कम पे हमको प्राप्त हो रहा है तो सस्ती मुद्रा, यदि अधिक ब्याज दर पर प्राप्त हो रहा है तो महंगी मुद्रा। तो यहाँ पर मैंने चर्चा किया कि मुद्रा के वर्गीकरण या मुद्रा के प्रकार। तो क्लियर, तो आज इतना ही, दैट्स ऑल।